वेलकम टू द बेसिक एडमिन चैनल। अब मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं हिंदी मीडियम में बीएसटी के नोट्स मतलब व्यावसायिक अध्ययन पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज चैप्टर। उसी में एक और अगली जो वीडियो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं वित्तीय बाजार मतलब फाइनेंशियल मार्केट। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? फाइनेंशियल मार्केट। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चे वित्तीय बाजार। तो देखो वित्तीय बाजार है क्या? वित्तीय बाजार एक तरीके का सिस्टम है, एक तरीके का पूरा सिस्टम, जिसके थ्रू जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो पैसा जिन लोगों को जरूरत है उन तक पहुंचाया जाता है। तो वित्तीय बाजार क्या एक तरीके का फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय पूरा का पूरा प्रबंध है, जिसके तहत हम क्या करते हैं, जिन व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है वो पैसा किन लोगों तक पहुंचाया जाता है, जिन व्यक्तियों को उन पैसों की आवश्यकता है। तो देखो फाइनेंशियल मार्केट पूरी दुनिया में दो तरह के में डिवाइड होती है। एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट, है ना। वो कैपिटल मार्केट को कहते हैं पूंजी बाजार और मनी मार्केट को कहते हैं मुद्रा बाजार। तो सबसे पहले हम इसमें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि बाजार का क्या कार्य है, वित्तीय बाजार का क्या कार्य है। तो पहला बच्चे कार्य है बचत को गतिशील बनाना तथा उसे उत्पादक उपभोग में सन्निहित करना। बच्चे बचत को गतिशील बनाना मतलब जो भी आपने सेविंग्स की है ना उसको क्या करना, कन्वर्ट करना निवेश में, इन्वेस्टमेंट में। भाई आपने पैसा बचा लिया, बचाकर आप अपने पास तो रखोगे नहीं, क्योंकि अपने पास आप रखोगे तो उसकी वैल्यू कभी एड ऑन नहीं होगी। तो बच्चे क्या करना होता है कि जो लोग निवेशक जो हैं वो जो पैसा बचाते हैं उसे क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो निवेश का ऑप्शन कौन देता है आपको? वित्तीय बाजार देता है। वित्तीय बाजार के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी निवेश को आसानी से अलग अलग जगहों पर आसानी से निवेश कर सकता है और उससे फिर क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। कंपनियों पे जब वो पैसा जाता है तो वो कंपनियां उसका इस्तेमाल अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए करती है। कीमत निर्धारण में सहायक कोई भी प्रतिभूति, प्रतिभूति का मतलब होता है बच्चे सिक्योरिटीज। प्रतिभूति का मतलब होता है सिक्योरिटी, जैसे शेयर, डिवेंचर। ये कितनी कीमत है उसकी वो कौन तय करता है? वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार जो काम करता है वो मांग और पूर्ति के आधार पे करता है, डिमांड और सप्लाई। जिस भी प्रतिभूति या सिक्योरिटीज की, जिस कंपनी की सिक्योरिटीज की डिमांड ज्यादा होगी मतलब मांग ज्यादा होगी, उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। तो कीमत का निर्धारण करता है, चाहे वो कम कीमत हो चाहे ज्यादा कीमत हो वो अलग बात है, लेकिन कीमत का निर्धारण कौन करेगा? कीमत का निर्धारण आपको करेगा, कीमत का निर्धारण करता है वित्तीय बाजार। अगर बच्चे ये बाजार ही नहीं होता तो कोई प्रतिभूति या सिक्योरिटीज कितने की है ये लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो कहता है वित्तीय बाजार बचतकर्ता तथा निवेशक को मिलाता है, बिल्कुल मिलाता है ना। निवेशक क्या करता है? पैसा देता है कंपनी को, और कंपनी क्या करता है, बचतकर्ता क्या करता है? पैसा देता है, और निवेशक क्या करता है? उस पैसे को यूज करता है। बचतकर्ता कोषों की पूर्ति करते हैं जबकि निवेशक कोषों की मांग करते हैं, जिसके आधार पर वित्तीय संपत्ति की कीमत का निर्धारण होता है। वित्तीय संपत्ति की तरलता प्रदान करना। तरलता प्रदान मतलब होता है जो भी आपने खरीदा, प्रतिभूति, शेयर्स, डिवेंचर, उसको बेचना भी तो होता है। जो लोग खरीदते हैं इन जनरली वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए खरीदते हैं, जैसे उनको प्रॉफिट लगता है वो उसको बेचते भी है। तो बेचने का एक तरह का जगह उपलब्ध कराता है वित्तीय बाजार, जिसकी मदद से आप आसानी से अपनी प्रतिभूति, शेयर्स को क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। अगर ये बाजार नहीं होता तो आपकी वित्तीय संपत्ति मतलब अंश, है ना, और ऋण पत्र ये सब क्या नहीं होता, बिक नहीं पाता। तो बेचने में आपकी मदद करता है, लेन देन की लागत को घटाता है। वित्तीय बाजार प्रतिभूति के विषय में महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराते हैं, जिस पर समय, प्रयास एवं धन की बचत होती है और परिणाम स्वरूप लेन देन की लागत घट जाती है। मान लो कोई चीज है, अगर फिजिकल शेयर बेचना हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आजकल ऑनलाइन बेचने में क्या होता है, आपका समय और धन दोनों बचता है, तो लागत को कम करता है। ठीक है। वित्तीय बाजार को ब्रॉडली किस कैटेगरी में बांटा जाता है? दो हिस्सों में बांटा जाता है, पूंजीगत बाजार और मुद्रा बाजार। देखो दोनों बाजार का एक एक अपना पर्पस है। पूंजीगत बाजार हमेशा लंबे अवधि का आपको
पैसा उपलब्ध करवाता है। जैसे मान लो मेरी एक कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड और मुझे पैसा चाहिए और बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए और लंबे समय के लिए चाहिए, 15-20 साल के लिए चाहिए, तो मैं पूंजीगत बाजार की तरफ रुख करूंगा, ना कि मुद्रा बाजार की तरफ। पूंजीगत बाजार पूर्ण रूप से लंबे अवधि का निवेश लेने का एक तरीका है। ठीक है, आपको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे? पूंजीगत बाजार में। और आपको छोटे समय के लिए 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? मुद्रा बाजार में जाएंगे। ये अल्पकालीन साख मतलब अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और ये दीर्घकालीन, दीर्घ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म और अल्पकालीन को कहते हैं शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में अगर आप फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप किस में जाएंगे? मुद्रा बाजार में जाएंगे। और अगर लंबे समय के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप किस में जाएंगे? पूंजीगत बाजार में जाएंगे। ठीक है, इसको जो कंट्रोल करता है ना बच्चे, इसको कंट्रोल करता है सेबी और इसको कंट्रोल करता है RBI। सेबी का आपको पूरा नाम पता ही होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक तरीके का ऐसा बोर्ड है, एक ऐसी संस्था है जो शेयर मार्केट को मतलब पूंजीगत बाजार को कंट्रोल करती है और इसको किसी भी देश का केंद्रीय बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में इसको इशू करता है। बच्चे, पूंजी बाजार में ब्रॉडली दो कैटेगरी में बटा होता है, एक प्राथमिक बाजार और एक द्वितीयक बाजार। देखो, प्राथमिक बाजार वो बाजार होता है जिसमें कंपनी अपनी प्रतिभूति, अंश या ऋण पत्र, याद रखना प्रतिभूति जब मैं बोल रहा हूं तो शेयर बोल रहा हूं, शेयर्स को, अंश को पहली बार जब कोई कंपनी बेचती है तो उसको हम कहते हैं प्राथमिक बाजार। और द्वितीयक में जब पुरानी प्रतिभूति को बेचा जाता है, जैसे XYZ लिमिटेड से मैंने जब पहली बार शेयर खरीदा, डायरेक्ट कंपनी से खरीदा, तो वो कहलाएगा प्राथमिक बाजार। फिर मुझे जब पैसों की जरूरत हुई तो मैंने किसी दूसरे पर्सन को बेच दिया, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी मार्केट या द्वितीयक बाजार। ठीक है, प्राथमिक बाजार जो है वो कौन नियंत्रित करे? वो भी सेबी नियंत्रित करेगा और द्वितीयक बाजार भी सेबी करेगा। बट प्राथमिक बाजार में ना आम जनता का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स या गवर्नमेंट खरीदती हैं और द्वितीयक बाजार में आम जनता आपस में एक दूसरे से लेन देन करते हैं। तो चलिए मुद्रा बाजार की बात करते हैं। देखिए, मुद्रा बाजार क्या है? छोटी अवधि की निधियों का बाजार है। आपको छोटे समय के लिए पैसा चाहिए तो आप क्या कहेंगे? मुद्रा बाजार। जिसकी परिपक्वता को कहते हैं बच्चे मेच्योरिटी टाइम। क्या कहते हैं? मेच्योरिटी अवधि 1 वर्ष तक की होती है और इस बाजार की प्रमुख प्रतिभागी भारतीय रिजर्व बैंक है, व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, NBFC। कौन कौन इसमें बंदे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं? RBI, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन होता है? SBI, PNB, HDFC, ये सब है कमर्शियल बैंक। और गैर वित्तीय कंपनियां क्या कहलाएंगी? NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे टाटा कैपिटल, फिर बजाज हाउसिंग। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो यहाँ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होती है बच्चे? म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी अमाउंट एक कंपनी को देते हैं और वो कंपनी क्या करती है, अपने रिसर्च के बेसिस पे उनके पैसों को डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, वो कहलाती है म्यूचुअल फंड। मुद्रा बाजार के महत्वपूर्ण प्रलेख निम्नलिखित है। मुद्रा बाजार में किन्हीं दो प्रतिभागियों के नाम बताइए। ऑब्वियस सी बात है, एक बैंक है और एक LIC गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, पूंजी बाजार कौन सी बाजार होंगे? ये एक दीर्घकालीन निधि, दीर्घकालीन फंड, लंबे समय के लिए आपको पैसा देता है। अंश पत्रों का बाजार है जो एक लंबे समय के लिए जारी की जाती है। इसके अंतर्गत विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज समाहित होते हैं। पूंजी बाजार का दो भाग है, प्राथमिक और द्वितीयक। मैंने अभी आपको बताया था, प्राथमिक बाजार के रूप में भी जाना जाता है नए निर्गमन, निर्गमन मतलब इशू करना,
है ना। क्या करना, इशू करना। निर्गमन का मतलब हुआ आपको नया शेयर इशू करना। यहाँ केवल नई प्रतिभूति को निर्गमित किया जाता है जिन्हें पहली बार जारी किया जाता है, और इस बाजार में निवेश करने वालों में बैंक, वित्तीय संस्थान मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बीमा कंपनी, इंश्योरेंस, बच्चे इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड और व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल। इस बाजार का कई निर्धारित भौगोलिक स्थान नहीं होता क्योंकि ये सब वर्चुअल होता है, पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में ये इशू करता है। अब ये ध्यान रखना, प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों को निर्गमित करने की विधियां। अब मैंने आपको क्या बताया, दो तरह के मार्केट है। पहले तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है और फाइनेंशियल मार्केट के फीचर्स क्या है। पहला, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, प्राइस फाइंड आउट करना कि कोई चीज कितने का है। और तीसरा सबसे मेन फंक्शन है, जिन पे ज्यादा पैसा है उस पैसे को जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, वित्तीय बाजार। फिर वित्तीय बाजार के तीन फीचर्स के बाद, कार्य के बाद हम बात करते हैं वित्तीय बाजार कितने प्रकार के होते हैं। तो वित्तीय बाजार दो प्रकार के होते हैं, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार को कहते हैं कैपिटल मार्केट और मुद्रा बाजार को कहते हैं मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को, पूंजीगत बाजार को कौन नियंत्रित करता है, सेबी। और ये फिर से दो कैटेगरी में होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में जब कंपनी अपनी प्रतिभूति पहली बार जब बेचती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक। और वो किस किस को बेच सकती है, बैंकों को बेच सकती है, सरकार को बेच सकती है, आम जनता को भी बेच सकती है। बट आम जनता को बेचने का हिस्सा बहुत कम होता है। और द्वितीयक बाजार में क्या होता है, जिस व्यक्ति ने पहले प्रतिभूति खरीद लिया उसको दोबारा बेचना है, तो किसी व्यक्ति को बेचेगा वो या किसी कंपनी को बेचेगा तो उसको द्वितीयक बाजार। तो प्राथमिक बाजार में कैसे कैसे इशू किया जाता है। पहला होता है प्रोस्पेक्टस। देखो बच्चे, प्रोस्पेक्टस को कहते हैं विवरण पत्रिका। क्या कहते हैं, विवरण पत्रिका। इसको कहते हैं बच्चे हम प्रोस्पेक्टस। देखो, प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी अपना जब अंश इशू करती है, निर्गमित करती है, तो उसके बारे में वो डिटेल लिख के देती है कि वो पैसा कितना रेज करने वाली है, उस पैसे में क्या कहाँ कहाँ उसका यूज करने वाली है, कितना फंड रेज करने वाली है, कब इशू करेगी, कब इशू ओपन होगा, कब क्लोज होगा, कितने की उसकी शेयर की वैल्यू होगी। और ये सारी डिटेल्स जिस डॉक्यूमेंट्स में लिखती है उसे क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस। वो बाजार में प्रोस्पेक्टस को रखती है, सेबी की वेबसाइट पे, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, अखबारों में छपवाती है और लोगों को इनवाइट करती है कि आप आइए और हमारा शेयर्स खरीदिए, मतलब हमारा अंश खरीदिए। तो इसको कहते हैं हम प्रोस्पेक्टस या विवरण पत्रिका के माध्यम से। सेंटेंस को जरा पढ़ना, इसके अंतर्गत मतलब इस मेथड में विवरण पत्रिका जारी करके जनता से अंशदान आमंत्रित किया जाता है, मतलब जनरल पब्लिक से पैसा लिया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ दिनों पहले ही फिजिक्स वाले का भी शेयर आया था। तो कुछ परसेंट ही आम जनता के लिए होता है जितने का फंड होता है। जैसे मान लो मुझे 1000 करोड़ रुपए फंड लेना है, तो जरूरी नहीं है कि 1000 करोड़ में आम जनता से लूं, उसमें से सिर्फ 200 करोड़ 300 करोड़ आम जनता से लिया जाता है, बाकी जनरली बड़ी बड़ी कंपनियों से लिया जाता है। एक विवरण पत्रिका पूंजी उगाहने के लिए निवेशकों से प्रत्यक्ष अपील करती है ना, आपको बुलाती है कि आप आइए और हमारे पास हमारी कंपनी में निवेश करें, जिसके लिए अखबार एवं पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जाता है। यह निर्गमन कम से कम एक शेयर बाजार में सूचीबद्ध किए जाने की अपेक्षा रखने वाला हो सकता है। विक्रय के लिए प्रस्ताव, ऑफर फॉर सेल कहते हैं इसे बच्चे। इसे क्या कहते हैं, ऑफर फॉर सेल। मैं बेचना चाहता हूं अपनी प्रतिभूति मतलब अपने अंश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत निर्गमन गृहों या ब्रोकर्स जैसे माध्यकों के द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए प्रस्तावित किया जाता है। कंपनी द्वारा ब्रोकर्स को सहमति मूल्य पर प्रतिभूति को बेचा जाता है, जितना मार्केट में रेट है उससे कम में बेच दिया जाता है। किसको, ब्रोकर्स को। ब्रोकर्स मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज के एजेंट है, जिनका काम है कंपनियों के शेयर्स को बिकवाना, और बाद में ये क्या करते हैं, महंगा जनता को बेच देते हैं। जब रेट बढ़ जाता है, पहले तो सस्ते में खरीद लेते हैं,
और फिर बाद में जब पैसा मार्केट में मतलब उसकी शेयर की वैल्यू, अंश की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे आम जनता को बेच देते हैं। बच्चे इसमें ना एक रूल होता है कि 90% आपको अपने शेयर्स बेचने हैं। इसी के लिए कंपनी इतना जद्दोजहद करती है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर्स बिक जाए। जैसे मान लो कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर इशू किया तो कम से कम 90,000 शेयर उसका बिकना चाहिए, और अगर नहीं बिकेगा तो बाकी सबका पैसा उसे लौटाना पड़ता है। इसी डर के मारे क्या करती है कंपनी, आम जनता को कम बेचती है, कंपनियों को ज्यादा बेच देती है, ताकि ये 90% वाला क्राइटेरिया जल्दी फुलफिल हो जाए। अगला है बच्चे निजी व्यवस्था। निजी व्यवस्था को कहते हैं किसी प्राइवेट कंपनियों को बेचना, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। निजी व्यवस्था किसे कहते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी किसी एक निश्चित कंपनी या संस्था को डायरेक्ट शेयर दे देती है एक निश्चित कीमत पर। यह कंपनी द्वारा संस्थागत निवेश, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तथा कुछ चयनित व्यक्तिगत निवेशकों को प्रतिभूति का आवंटन करने की प्रक्रिया को निजी नियोजन कहा जाता है। तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। अधिकार निर्गमन को कहते हैं राइट इशू। क्या कहते हैं? राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है कि जो कंपनी के पुराने अंशधारी हैं, मतलब पुराने शेयर होल्डर है, उनको अधिकार दिया जाता है कि पहले आप शेयर खरीदो, हम आपको पहले बेचेंगे, तो उसको कहते हैं राइट इशू। यह एक विशेषाधिकार है जो विद्वान शेयर धारकों को पहले से क्रय हुए शेयर्स के अनुपात में नए शेयर्स को खरीदने का अधिकार देता है। इसमें एक सार्वजनिक निर्गमन की अपेक्षा अधिक तेजी से पूंजी प्राप्त करने में मदद करता है। मतलब जो आपके मान लो पहले से ही शेयर होल्डर है, उन्हीं को कहते हो कि आप आओ और हमारा शेयर खरीदो। दैट इज कॉल्ड राइट इशू। तो क्या क्या पढ़ा दिया मैंने आपको इसमें? पढ़ाया पहला मैंने आपको प्रोस्पेक्टस की हेल्प से ना, दूसरा ऑफर फॉर सेल, तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, और चौथा राइट इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट को क्या कहेंगे? निजी व्यवस्था और अधिकार निर्गमन। निजी व्यवस्था में फिर से सुन लो, कंपनी अपने शेयर्स किसी प्राइवेट बड़ी कंपनी, बड़ी संस्था, बड़े बैंकों को डायरेक्ट बेचती है, और इन जनरली कम कीमत पे बेचती है। अधिकार निर्गमन में क्या होता है कि अपने पुराने अंशधारकों को ऑप्शन देती है कंपनी कि आप पहले हमारा शेयर्स खरीद लो, बचेगा तब हम आम जनता को बेचेंगे, अगर नहीं बचेगा तो नहीं बेचेंगे। तो ये है कुछ इसकी विधि। कुछ सबसे इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है, देखो क्वेश्चन से कुछ, बाजार में नए निर्गमन के प्रवर्तन की निम्नलिखित विधियों को पहचानिए। नए निर्गमन को किसी इंश्योरेंस कंपनी को बेचना, प्रस्तावित करना। इंश्योरेंस कंपनी क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट, निजी व्यवस्था, लिखा निजी व्यवस्था। परिवहन जारी करके जनता को आमंत्रित करना। जनता को जब आमंत्रित करेगा, परिवहन, परिवहन मतलब आप प्रोस्पेक्टस करना, आईपीओ के थ्रू। प्रोस्पेक्टस, इसको आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। शेयर बाजार को ऑनलाइन पद्धति, ये अलग विधि है। आम जनता को आमंत्रित करने से पहले वर्तमान अंशधारक, राइट इशू। राइट इशू का मतलब अधिकार निर्गमन। परिवहन क्या है? एक प्रपत्र है जिसके द्वारा जनता को पूंजी ऑफर करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, मतलब एक तरीके का डॉक्यूमेंट है विच ऑफर द पब्लिक टू परचेज द कंपनी शेयर्स। क्लियर? तो इसमें ध्यान रखना है आपको ये बात। प्रांजल के पास L&T लिमिटेड के 1000 अंश है। L&T नए अंश निर्गमन करना चाहती है, और प्रांजल के पास कंपनी की तरफ से प्रस्ताव आया है कि वो अपने वर्तमान अंशधारकों के आधार पर हर 5 अंश पर एक नए अंश निर्गमन में से ले सकती है। इसके लिए निर्गमन की कौन सी विधियां दर्शाई गई है? अधिकार निर्गमन। सीधा है, क्योंकि पुराने शेयर होल्डर्स को हमने क्या दिया? अधिकार दिया है। अब बात आता है द्वितीयक बाजार। इसे स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक बाजार के नाम से भी जाना जाता है, जहां विद्वान प्रतिभूतियों, विद्वान मतलब जो पहले से इशू हो चुकी है लोगों को,
का क्रय एवं विक्रय किया जाता है, मतलब उसको खरीद बेच की जाती है। यह बाजार निर्धारित स्थान पर स्थित होता है तथा यहाँ प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय किया जाता है। यह प्रतिभूतियों की कीमत को उनकी मांग और पूर्ति के द्वारा तय किया जाता है। जिस प्रतिभूति का जिस अंश का मांग ज्यादा होगा उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी, उसका भाव ज्यादा होगा। तो इन जनरल जो आम जनता जो देखते होगे सुनते होगे ना, आसपास की शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, वो द्वितीयक मार्केट में काम करते हैं, मतलब द्वितीयक बाजार में काम करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में काम करते हैं। अगला विषय अंतर प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। प्रतिभूतियां केवल नई प्रतिभूतियों को निर्गमित किया जाता है, द्वितीयक में विद्यमान प्रतिभूतियों को निर्गमित किया जाता है, मतलब पुराने ही बेचे खरीदे जाते हैं। प्रतिभूतियों की कीमत कंपनी निर्धारित करती है इसमें कि कितने का अपना शेयर बेचेगी, और इसमें मांग और पूर्ति के आधार पर रोज बढ़ता घटता है। क्रय का व विक्रय, यहाँ केवल प्रतिभूतियों को क्रय किया जाता है, यहाँ क्रय और विक्रय दोनों होता है, सेल भी कर सकते हैं परचेज, बट यहाँ पर कंपनी बेचती है सिर्फ और लोग खरीदते हैं। माध्यम, यहाँ कंपनी द्वारा सीधे और मध्यस्थ के माध्यम से प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, यहाँ निवेशक प्रतिभूतियों के स्वामित्व में बदलते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? देखिए अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज संस्था है। देखो स्टॉक एक्सचेंज एक तरीके की कंपनी होती है जिसका काम होता है बाकी कंपनियों के शेयर्स को बिकवाना, राइट। एक तरीके का उन्होंने बास्केट बना रखा है जहां पे हर कंपनी आके अपने प्रतिभूति को रखती है, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं, देखते हैं, उन्हें जो पसंद आता है वो उसको पिक करते हैं। तो एक स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी संस्थान है जो विद्यमान प्रतिभूतियों के क्रय तथा विक्रय हेतु एक मंच उपलब्ध कराता है। इट्स अ प्लेटफॉर्म सिस्टम। इसके माध्यम से प्रतिभूति जैसे अंश, ऋण पत्र आदि को मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, मुद्रा मतलब उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, अब आपको पैसों की जरूरत है, तो किसकी मदद से उसे कन्वर्ट करोगे? स्टॉक एक्सचेंज की मदद से। अच्छा, ये विद्यमान प्रतिभूतियों के द्रव्यता और विनियोग उपलब्ध कराता है, बेचना और खरीदने में मदद करता है। प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण करता है, लेन देन की सुरक्षा करता है। जो भी आप अंश खरीद रहे हो, प्रतिभूति खरीद रहे हो, सुरक्षित हो, ठीक है ना। और आर्थिक विकास में योगदान देता है क्योंकि लोगों के पास पैसा आना जाना लगा रहता है, जिससे इक्विटी संप्रदाय का प्रसार सब में बराबरी लाता है, शिक्षित करता है लोगों को, निवेश के लिए आमंत्रित करता है और समानता लाता है। सट्टेबाजी के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। जो व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट है, जिसको अंदाजा लगाना बहुत अच्छा आता है कि किसकी शेयर्स बढ़ेगी वैल्यू और किसकी घटेगी, तो उसके लिए एक अवसर है। इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है? दो, एनएसई और बीएसई। सुना होगा तुमने कि आज सेंसेक्स, बीएसई और एनएसई। तो ये हो गया बच्चे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। इसका बच्चे एक इंडेक्स है सेंसेक्स। क्या है? सेंसेक्स। और एनईएसई को कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसका इंडेक्स है बच्चे निफ्टी। आपने सुना होगा कि निफ्टी आज बढ़ा है, निफ्टी आज घटा है, सेंसेक्स बढ़ा है। तो बच्चे सेंसेक्स में क्या होता है? टॉप 50 कंपनियों के प्राइस का एवरेज होता है। कितनी? 50 कंपनियों का। और निफ्टी में कितने? सॉरी, इसमें 30 और इसमें 50, तीन कंपनियों के प्राइस का एवरेज होता है। देखो सबसे पहला क्या करना होता है आपको? एजेंट, दलाल का चयन करना, कौन आपका ब्रोकर होगा। उसके लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ता है? एजेंट करना पड़ता है कि कौन एजेंट आप बनाओगे। फिर डिपॉजिटरी के पास डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास दो तीन कंपनियां हैं, जैसे एनएसडीएल और सीडीएसएल। कौन कौन सी कंपनियां हैं डीमेट अकाउंट खोलने के लिए इंडिया में? बेसिकली ब्रॉडली दो ही कंपनियां ही काम करती है, दोनों गवर्नमेंट है, सीडीएसएल और एनडीएसएल। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। फिर आपको ऑर्डर लगाना पड़ता है कि आपको कौन सा खरीदना बेचना है। फिर ऑर्डर को
क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर आपकी सेल परचेज हो जाता है। पहला क्या बच्चे आपको एजेंट तय करना, दूसरा क्या डीमेट अकाउंट खोलना, फिर ऑर्डर देना, फिर ऑर्डर का क्या करना सेटलमेंट करना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। देखिए पूंजी बाजार में सहभागी कौन कौन इसमें होते हैं, पार्टिसिपेशन वित्तीय संस्था, बीमा कंपनी, बैंक, अंतरराष्ट्रीय निवेशक तथा व्यक्ति निवेशक, सब लोग होते हैं इसके अंदर। बच्चे मुद्रा बाजार में व्यक्ति नहीं होगा, रिजर्व बैंक जो इसको नियंत्रित करता है, व्यापारिक बैंक सीबीए, आरबीआई, आरबीआई कह रहा हूं, पीएनबी, एसबीआई, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी, एनबीएफसी में टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस, राज्य सरकार और म्यूचुअल फंड। देखो मुद्रा बाजार में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे व्यक्ति नहीं लिखा और यहाँ व्यक्ति लिखा है। व्यक्ति का मतलब कोई इंडिविजुअल भी इन्वेस्ट कर सकता है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये एक बहुत खास बात बता रहा है ये दोनों। मुख्य प्रकृति इसमें समता अंश, बॉन्ड, ऋण पत्र और पूर्वाधिकार। पूर्वाधिकार अंश को कहते हैं प्रेफरेंस शेयर और समता अंश को कहते हैं इक्विटी शेयर, ऋण पत्र को डिवेंचर, बॉन्ड को बॉन्ड ही कहते हैं। इसमें कोषागार प्रपत्र, वाणिज्यिक पत्र, मांग मुद्रा, जमा मांग प्रमाण पत्र और वाणिज्य बिल। निवेश राशि, बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, छोटे इन्वेस्टर्स इसमें नहीं होते हैं। इसमें मध्य और दीर्घ अवधि के कोषों में लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें शॉर्ट टर्म 1 साल से कम के लिए। इसकी तरलता कम होती है, मुद्रा बाजार के मुकाबले कम तरलता होती है किसमें, इसके अंदर। और इसमें पूंजी बाजार के मुकाबले अधिक तरलता, मतलब जल्दी से आपकी प्रतिभूति बिक जाती है, संभावित प्रतिफल अधिक आय प्राप्त, और इसमें कम आय मिलता है। इसमें जोखिम अधिक होता है, इसमें जोखिम कम होता है। ये कह रहा है कि बच्चे डिपॉजिटरीज क्या होती हैं, डिपॉजिटरीज के द्वारा प्रदान की गई सेवाएं। डिपॉजिटरीज बच्चे क्या होती हैं, कंपनी होती है जो आपके प्रतिभूति या अंश को डिजिटल फॉर्म में सेफ रखती है ताकि उसकी चोरी ना हो सके। तो इसका कार्य क्या होता है, डीमेटरलाइजेशन। डीमेटरलाइजेशन पेपर में बहुत बार आया हुआ है। जब आप अपने फिजिकल शेयर्स को, फिजिकल मतलब जो भौतिक प्रतिभूति है, उसको जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को कहते हैं डीमेटलाइजेशन। डीमेटलाइजेशन क्या है, ये वो प्रक्रिया है जिसमें भौतिक प्रतिभूति को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूति के अंदर। और रीमेटलाइजेशन में क्या होता है, वापस इलेक्ट्रॉनिक में किस में कन्वर्ट कर देते हो, फिजिकल में। तो डीमेटलाइजेशन क्या है, प्रतिभूति के भौतिक प्रमाण पत्र को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तन करना। और रीमेटलाइजेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक को भौतिक में बदल देना। प्रतिभूतियों के स्वामित्व का सुरक्षाजनक हस्तांतरण, मतलब मालिकाना हक, ऑनरशिप को ट्रांसफर करना। जब आपने शेयर्स बेच दिया तो आपके अकाउंट से शेयर को निकालकर जिसने खरीदा उसके अकाउंट में डालना और पैसा आपके अकाउंट में डालना, ये दोनों का काम कौन होता है, डिपॉजिटरीज का होता है। डिपॉजिटरी से जुड़े शेयर बाजार पर किए गए ट्रेडों का निपटारण। ट्रेडों का मतलब जो भी आपने सेल परचेज किया है वो, उसको सेटल करना। देखो इससे फायदा क्या है, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी कंपनी के शेयरों की बिक्री और खरीद करने में मदद करना। समय की इससे बचत होती है, बिना किसी कागजी कार्रवाई के प्रतिभूतियों का व्यापार, इसमें कोई पेपर इन्वॉल्व नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी। सुविधाजनक व्यापार, लेन देन में पारदर्शिता, किसी तरीके की कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस को रोकना, है ना। इसके अलावा सुरक्षा प्रमाण पत्र की कोई जालसाजी नहीं होती है, पहले हो जाता था बच्चे जालसाजी, नकली शेयर सर्टिफिकेट लोग प्रिंट करा लेते थे। और शेयर बाजार में निवेशकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, उसको खुद जाके बेचने की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं पे भी बैठ के अपनी प्रतिभूति को बेच सकता है। डीमैट अकाउंट होने के क्या फायदे हैं, डीमैट अकाउंट के सबसे पहले फायदे
और डीमेट अकाउंट होता क्या है? डीमेट अकाउंट एक तरीके का बच्चे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक शेयर मार्केट का खाता है, जिसके थ्रू आप अपने अंशों को बेच सकते हो, खरीद सकते हो। पहला, कागजी कार्रवाई में कमी होना, इसमें किसी भी कागज की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक होता है। अंशों के हस्तांतरण के समय चोरी, देरी, क्षति, इन सबको खत्म कर देना। जो भी चोरी हो सकता है, देरी हो सकती है, उन सबको खत्म करना। अंशों के हस्तांतरण के व्यवहार में स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। पहले फिजिकल बेचने खरीदने पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, अब नहीं लगती है। अंशों को विषम संख्या धारण की समाप्ति, अब सब कुछ क्या होता है, नंबर्स, होल नंबर में होता है, 1 2 3 4, पॉइंट्स में नहीं होते शेयर्स। प्रतिभूतियों के सेटलमेंट जल्दी होती है, शेयर्स को खरीदते बेचते हो तो जो भी पैसों का लेन देन है वो जल्दी होता है। इस पद्धति से विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं तथा विदेशी निवेश में वृद्धि होती है। बाहर के लोग हमारे देश में ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे इससे। एक अकेला डीमेट खाता समता और ऋण दोनों पत्रों में निवेश रख सकता है। मतलब एक ही डीमेट अकाउंट से आप इक्विटी शेयर्स भी खरीद सकते हो और लोन में डिवेंचर भी खरीद सकते हो। व्यापारी कहीं से भी काम कर सकता है, उसको जरूरत नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जाए, ऑनलाइन बैठे बैठे कहीं भी इसे कर सकता है। प्रतिभूतियों का तुरंत हस्तांतरण, जैसे खरीदते बेचते हो शेयर ट्रांसफर हो जाता है। प्रक्रिया कुछ खास नहीं है। अब हम अगली क्लास से पढ़ेंगे भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी के फंक्शंस, जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो आज के लिए थैंक्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8587, क्या नंबर है हमारा, 8587931817 पे। ठीक है, मैंने आपको वादा किया था कि मैं सारे हिंदी में आपको कराऊंगा बीएसटी के नोट्स के साथ, तो ध्यान देना। कुछ मैं और भी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो वहां पर आप फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, वहां पर आपको और भी वीडियोस बीएसटी की मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।